दिल थाम कर बैठिए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीएनपी न्यूज और जन आवाज की टीम आपके लिए लेकर आई है अब तक के बिहार के सियासी इतिहास का सबसे भरोसेमंद और सटीक ओपिनियन पोल। लेकिन आपको यह बता दें कि पिछले 5 महीनों में हमारी टीम ने 15,000 किलोमीटर की यात्रा तय की है और इस दौरान 243 विधानसभाओं में जनता की राय जानी। इसके बाद जन आवाज की टीम ने 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल भी तैयार किया है। आपको बता दें कि सर्वे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक किए गए अध्ययन पर आधारित है और इसमें 1,45,900 लोगों की सीधी बातचीत इसमें रिकॉर्ड की गई और उसमें उसको दर्ज किया गया। ओपिनियन पोल के नतीजे बेहद चौंकाने वाले सामने आए हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि जनता का मिजाज अगले 2 घंटे में हम आपको बताने वाले हैं। पोल के अंत में यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि बिहार के मतदाता के मन में क्या चल रहा है। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले सवाल की जो जनता से पूछा गया और उसमें यह जानने की कोशिश की गई कि आखिर जनता के मन में क्या है। तो सबसे पहले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और ये पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता ने इस सवाल का जवाब क्या दिया। पहला सवाल पूछा गया था जनता से कि महिला वोटरों के लिए रोजगार योजना से एनडीए को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें 48.5% महिलाओं ने कहा है कि हां, इसका सीधा फायदा मिल सकता है। इसके बाद 32.8% महिलाओं ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसका सीधा लाभ हम तक नहीं पहुंचा। साथ ही 18.7% ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने ये कहा कि इसमें हम अभी निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकते हैं और साथ ही तमाम ऐसे पुरुष मतदाता भी थे जो इस योजना को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो 48% लोगों ने इसमें यह माना है कि इसमें सीधा लाभ हमको यहां पर मिल सकता है और इससे हो सकता है कि एनडीए को फायदा मिले, जो कि एक तरह से चुनाव में गेंद की तरफ एनडीए के लिए एक सकारात्मक इशारा कहा जा सकता है। अब अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न जब पूछा गया फ्रीबीज से जुड़ा हुआ तो उसमें चुनाव से पहले फ्रीबीज की घोषणाओं का कितना असर पड़ेगा। इसमें 35.5% लोगों ने कहा कि हां, इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा 36.2% लोगों का यह मानना था कि इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा और 28.3% ऐसे मतदाता थे इसमें जिनका यह सीधे तौर पर कहना था कि अभी हम साफ तौर पर कुछ कह नहीं सकते हैं, इसके बारे में हमको अभी सोचना पड़ेगा या फिर जब चुनाव और नजदीक आ जाएंगे तब शायद हम इसके बारे में साफ तौर पर बता पाएंगे। तो एक तरह से ये 36.2% के साथ बहुत ही ज्यादा नकारात्मक एक सर्वे कहा जा सकता है कि फ्रीबीज की घोषणाओं का कोई सीधा असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जनता अब इस पूरे जाल को धीरे धीरे समझने लगी है। अब अगर बात हम तीसरे सवाल की करें तो तीसरे सवाल में जनता से पूछा गया कि राहुल तेजस्वी की अधिकार यात्रा से महागठबंधन को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें 46.7% लोगों ने कहा कि हां, इसका फायदा मिलेगा, लेकिन 37.9% लोगों ने कहा कि इसका सीधा फायदा नहीं। ऐसे लोग थे जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी हम साफ नहीं बता सकते हैं, चुनाव तब हम अपनी राय को स्पष्ट करेंगे क्योंकि अभी साफ तौर पर यह नहीं बता सकते हैं कि आखिर महागठबंधन को इससे कितना फायदा मिल सकता है। लेकिन 50% से बस थोड़ा सा कम 46.7% लोगों ने कहा है कि राहुल तेजस्वी की अधिकार यात्रा से महागठबंधन को सीधा फायदा मिलने वाला है। अब हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान भी यहां पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ चंद्रभूषण हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चंद्रभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। अविनाश पासवान जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू के तौर पर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। आरजू खान मेरे साथ होंगे, आरजेडी के यहां पर पक्ष रखेंगे। यहां पर आरजू जी, आपका बहुत स्वागत है। सोनाली आनंद मेरे साथ होंगी, प्रवक्ता जनसुराज के तौर पर। सोनाली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही भूपेंद्र यादव मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, जो निश्चित तौर पर यह बताएंगे कि आखिर इसमें डबल इंजन की सरकार को कितना फायदा पाते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि जनता ने यहां पर मिला जुला रिएक्शन दिया है। सबसे पहले आरजू जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो जो अधिकार यात्रा थी उसका फायदा मिलता हुआ महागठबंधन को सीधे तौर पर दिख रहा है और जनता ने स्वीकार किया है। कितने उत्साहित हैं आप इसको देखकर और आपको क्या लगता है कि क्या इस बार मेहनत रंग लाने वाली है? देखिए, हम यकीन करते हैं अपने मेहनत पर और जो 14 करोड़ बिहारी हैं उनके अपनी मेहनत से वो कितना हमको सफलता देते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। रही बात, ये आपका ये आपका सर्वे है, चलिए जो भी है वो बेहतर है। इसको अब अभी मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता का जनादेश जो है वो स्पष्ट 14 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने क्या कहा है। दूसरी बात की सबसे जो अहम बात थी, आपने कहा एसआईआर से आपको फायदा होगा। मैं आपको यकीन के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि एसआईआर हमारे फायदे के लिए या नुकसान के लिए नहीं था, बिहार प्रदेश के जो नागरिक है उनके लिए था। एसआईआर हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। एसआईआर बल्कि जिसको हम बिहार प्रदेश में कहते हैं कि छोट का अधिकार, मतलब वोट का अधिकार, ये उन छोटे लोगों के अधिकार से हम इसको जोड़ते थे क्योंकि हम जानते थे कि अगर आपका
आपको अगर वंचित कर दिया जाएगा वोट देने से, अगर आपका नाम नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में, तो आपको हर अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। मुद्दा जो है हमारा स्पष्ट है बिहार प्रदेश में कि 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है बिहार प्रदेश में। उसके बाद भी अगर हर भारत सरकार के डेटे में पिछड़ेपन में बिहार नंबर 1 है, तो इसका आखिर में क्रेडिट कौन लेगा? लेना चाहिए उसको जो 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है। हम कहते हैं कि आज 20 सालों के बाद भी 2005 के बाद जो 2005 ये कहते हैं कि लालू राज में ऐसे ऐसे होता था, एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश होती है। हम कहते हैं 20 सालों के बाद भी अगर 2023 तक का डेटा हमारे पास है और बिहार में सबसे ज्यादा अगर पलायन है, हाँ। तो इसका कौन जिम्मेदार कौन होगा? इसका क्रेडिट कौन लेगा? हम कहते हैं कि अगर बिहार पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें शिक्षा में नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा बच्चा हाई स्कूल तक जाते जाते अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर देता है, और यहाँ सबसे लेट लतीफ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है उसको उसका सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसका क्रेडिट आखिर में कौन लेगा? यहाँ अगर पुलिया को निर्माण में अगर 13 पुल गिर जाते हैं, उसके अलावा एक ही पुल 10 सालों में 3 बार गिर चुका, 50,000 करोड़ की लागत से अभी भी निर्माणाधीन है, तो आखिर में उसका क्रेडिट कौन लेगा? हम कहते हैं कि इस बिहार प्रदेश में शराब बंदी है, लेकिन पूर्ण तरीके से बंद नहीं है। लगातार शराब आपको देखे होंगे कि 3 लाख लोग जो SC/ST वर्ग के आते हैं, जो कि SC/ST वर्ग का आने वाला बच्चा वो जेल की सलाखों के पीछे है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो आखिर में इसको डिलीवरी करवा कौन रहा है? इसके पीछे क्रेडिट कौन लेगा? ये सारी चीजें हैं हमारी, और हम बिहार के नीति आयोग की रिपोर्ट पे आ जा रहे हैं। देश की नीति आयोग की रिपोर्ट पे छोटा सा बस कंक्लूड करके खत्म करूंगा। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार प्रदेश में निवेश ही नहीं है, जो कि भारत सरकार का डेटा है। भारत सरकार का डेटा कहता है नीति आयोग की रिपोर्ट में कि 85 लाख लोगों की आमदनी जो है 5,000 रुपए से महीने कम है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही इस पे होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखिए सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए हम छोटे छोटे रिएक्शन लेंगे। अविनाश जी, अब देखिए सीधी टक्कर आरजेडी से आपकी बिहार में देखने को मिल रही है, और काफी ज्यादा आंकड़े आरजेडी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इससे थोड़ी चिंता हो रही है कि नहीं, जनता के बीच में आप थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी चुनाव के समय? अविनाश जी। जी 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 आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी मेहनत आज से नहीं, बल्कि 2005 से, जब से एनडीए की सरकार आई है बिहार प्रदेश में, तब से लेके आज तक हम लगातार बिहारियों के लिए और बिहार के महिलाओं के लिए खास करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम 2005 से लेके आज तक लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, ताकि बिहारी शब्द जो एक गाली बन के रह गई थी, और ये सब हम जानते हैं, उस पीरियड को बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जबकि हमारा जो जीडीपी दर था वो नेगेटिव में चला गया था, उसको हम लेकर आए हैं डबल डिजिट में आज। उस पीरियड को कंटिन्यू करने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए जो पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, बिहार की जनता ने पिछले 20 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को विश्वास दिलाया, विश्वास देकर उनको हमेशा सत्ता में रखा है, ताकि जो ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का दर है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का जो ये एजेंडा है अब जो हम लेकर चल रहे हैं, वो कंटिन्यू रहे, बीच में टूटे ना। अगर ये टूट जाता है तो जनता को पता है कि हम कहाँ वापस चले जाने वाले हैं। हम उसी युग में चले जाने वाले हैं जहाँ पे कि फोर्सफुली हमें बिहार स्टेट को छोड़ के बाहर जाना पड़ता था। क्यों जाना पड़ता था? एक्चुअली सही मायने में वो पलायन था। पलायन आज जो है वो प्रवास है। प्रवास क्या होता है आप हम सब समझते हैं। हाँ, इस पर तो एक दिन बहस हो चुकी है भाई, शनिवार को इस पर चर्चा हो चुकी है। हाँ जी हाँ। पहले भी तो जो हमारे आंकड़े हैं, जो नीति आयोग की बातें हो रही थी, देखिए जो हमने जो प्रोग्रेस किया है, और कंटिन्यूअस जो डबल इंजन की सरकार है जो इसने प्रोग्रेस किया है, हमें पता है कि लिटरेसी 1990 से 2005 के बीच में और 2005 से 2025 के बीच वाला जो पीरियड है, जो मैं बार बार आंकड़ों की, क्योंकि आज बात हुई तो दोबारा मैं दोहराना ठीक समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने ठीक है, मतलब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि नहीं, जो सरकार ने काम किया है उस काम के आधार पर आपको वोट मिल ही जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर चंद्रभूषण जी हैं। चंद्रभूषण जी, कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली थी उस यात्रा के बाद आपके गठबंधन को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आप अब इससे उत्साहित हैं और आपको लग रहा है कि चुनाव के समय इसमें और ज्यादा अगर कुछ यात्राएं की जाएं तो निश्चित तौर पर फायदा और होगा?
आपका फोन शायद म्यूट है, आपका फोन शायद म्यूट है। ठीक है, आपसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। मेरे साथ भूपेंद्र जी यहाँ पर लगातार जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार पर सबसे ज्यादा सवाल आरजेडी ने भी खड़े किए और कांग्रेस ने भी खड़े किए, और साथ ही जनता ने भी मिला जुला रिएक्शन इसको लेकर दिया है। जब सर्वे किया गया तो जनता ने इन सवालों पर बहुत ही मिला जुला रिएक्शन दिया। भाई, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर इनके गठबंधन की सरकार, तो जो लाभ बिहार को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस नाराजगी से आप थोड़े से कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं? आपको लगता है कि ये डेंट इस बार हो सकता है, या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमने काम इतना ज्यादा कर दिया कि उसका पुरस्कार मिल जाएगा? आलोक जी, सबसे पहले तो मैं पूरे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार करता हूं, और आपको भी और आपकी दर्शक जी। देखिए, ये 5 वर्षों के उपरांत अभी बिहार के अंदर में जो है ना एकदम दंगल सज गया है। ये 2025 चुनाव का बिगुल फूटते ही बिहार की आम आवाम जनता में खुशी की लहर है कि पुनः हमें इस त्योहार को मनाने के लिए जो है ना मौका मिला है। अब रही बात हमारे विपक्षी भाइयों का, तो ये तो भाई जन्मे लिए हैं लोग अच्छे लगाने के लिए। ये लोग सही चीज नहीं रख पाते हैं, जिसका कारण है कि 20 वर्षों से बाहर चल रहे हैं हमारे राजद के भाई, अब 65 सालों से कांग्रेस के भाई बाहर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आलोक जी, इनका अब रह गया ये करते हैं विकास की बात, तो हम नहीं समझते हैं कि विकास और लूट के जनक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के धरती पर आज से नहीं 35 सालों से काबिज है। और जब तक ये लोग जो है ना रिसोर्स को लूट पाट किया, बिहार की जनता पूरी समझ गई इनके बारे में कि जब जब इनको शासन और सत्ता का हाथ लगेगा तो ये लोग रिसोर्स को लूट करके अपने धंधा सेठ बन जाए। ये पूरे बिहार की जनता वाकिफ है। अब आइए इनको गरीबी का, तो इनको गरीबी सताता है, इसलिए गरीबी सताता है कि सबसे ज्यादा अमीर जो है ना यही लोग हुए हैं ये अपने समय में। ये जनता को हक हवाक के बारे में लोग नहीं सोचे, ये लोग पूरे प्रदेशों को रिसोर्स को लूट करके धंधा सेठ बन गए। अब देख लीजिए, पूरे 243 विधानसभा के अंदर में इनका 5 ऐसे ऐसे लठे खड़ा हो गए हैं, बालू माफिया, शराब माफिया, मतलब तरह तरह के ना जाने कितने बिजनेस करके करा के हमारे आदरणीय लालू जी डायरेक्ट सीएम हाउस से डील करते हैं। आज भी 10 अन्य मार्ग से आज भी वो जो है ना अपना डीलिंग करते हैं और सारे लोगों से फोन पर एकदम कॉन्टेक्ट में रहते हैं। और जो भी क्राइम जो भी होता है, क्राइम का जनक इन्हीं के राजद के लोग जो है ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो देखिए, इनके रीजन में क्राइम जो है ना हुए थे, ऑर्गेनाइज क्राइम हुए थे। अब आइए हमारे रीजन में क्राइम होते हैं, लेकिन हम लोग रिलेक्ट करके इसको सलाखे के पीछे डाल करके द्वारा सजा दिलाई जाती है। और ये सारी चीजें कानून का राज है। और यहाँ पर ना तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार किसी को बकसती है, ना तो किसी को मदद ठीक है, मतलब आज भी आप इसी फॉर्मेट में जनता के बीच में जाएंगे कि लालू जी के बारे में बात करेंगे तभी हमको वोट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई। अब आइए विकास की बात। हाँ। जब से कांग्रेस की सरकार थी 1990 से लेकर 2014 तक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी किंग मेकर के भूमिका में रहे आलोक जी, और 38 विधायक एमपी जो है देने का काम यही बिहार की धरती ने किया। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार से जब इनकी सत्ता गई तो 2014 तक रेल मिनिस्टर रहे, लेकिन इन्होंने क्या दिया बिहार को? मात्र 3000 करोड़ रुपया 1990 से लेकर के 2000। भूपेंद्र जी, मतलब आप ये बार आप ये बोलकर साफ कर दे रहे हैं कि आज भी बिहार की सियासत में लालू जी के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पिछले 2 से 3 मिनट में आपने सिर्फ लालू जी का ही नाम लिया है। आपको बता दूं आलोक जी, 1 सेकेंड, मैं आपको बता दूं कि जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक पिछड़ा का बेटा जब देश प्रशासन में आया है, देश की जनता ने चुनाव करके लाया, तो बिहार की धरती के लिए 17,000 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया, जिसका कारण है कि आज आपको विकास दिख रहा है। इनका राहुल गांधी से लेकर के 17 लाख हजार करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया भूपेंद्र जी। जितने भी नेता हैं ये तो बहुत ज्यादा है। 17,000 किलोमीटर बिहार की धरती को 13 दिन में नाप दिया रे भाई। हाँ। बिजली, अच्छा ठीक है भूपेंद्र जी, क्योंकि आज देखिए ये ना हमारा चर्चा का फॉर्मेट नहीं है। आज हमारे पास 10 सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हैं और उसमें मुझे सबसे ही रिएक्शन लेना है। चंद्रभूषण जी की आवाज नहीं आ पा रही थी। चंद्रभूषण जी, आप अपनी बात यहाँ पर पूरी कीजिए कि अधिकार यात्रा के बाद जिस तरह से ग्राफ आपके गठबंधन की तरफ आगे आया है, आप कितने उत्साहित हैं इससे? आपका फोन शायद म्यूट है चंद्रभूषण जी, आपका फोन शायद म्यूट है, एक बार उसको अनम्यूट कीजिए। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ आ रही, बोलिए आप।
मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी ने जब वोटर अधिकार यात्रा किया तो हम सब देखे कि किस तरीके से लोग वहां पे सड़कों पे थे। और ये सिर्फ हमारे कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं थी, उसमें साथ में नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, सब लोग थे। और हमने देखा कि लोग लाखों के तादाद में लोगों ने उस यात्रा को वेलकम किया। बिहार के 23 जिलों से होते हुए वो यात्रा गुजरी और हमने देखा कि किस तरीके से बिहार की ये जनता चाहती है कि अब बदलाव करने का टाइम आ गया है। क्योंकि बिहार में एक ही व्यक्ति का सरकार पिछले 20 साल से, और 20 साल कम नहीं होता है। मैं आपको कुछ आंकड़ा देना चाहता हूँ क्योंकि आंकड़े से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। खुद बिहार सरकार ने जो 2023 में जब अपना कास्ट सेंसस प्रोड्यूस किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में 94 लाख वैसे परिवार हैं जिसकी महीने की आमदनी 6,000 या उससे कम है, और 82 लाख वैसे परिवार हैं जिसके महीने की आमदनी 6,000 से लेकर 10,000 तक के बीच। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आलोक जी, इस जमाने में जब महंगाई इतनी अधिक है, जब 700 रुपए केजी मटन मिलता हो, 200 रुपए किलो चिकन मिलता हो, 200 रुपए लीटर पेट्रोल हो, बताइए तो कोई आदमी 6,000 रुपए में किस तरीके से अपना महीना चलाता। प्लस वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं है, वो हाउस होल्ड की बात है। 94 लाख वैसे परिवार, और एक परिवार में भारत में आप जानते हैं 5 लोग माने जाते हैं। 94 लाख वैसे परिवार जिसके महीने की इनकम 6,000 से कम है। कहने का मतलब आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। मैं कुछ और आखिरी देना चाहता हूँ, सिर्फ पूरे बिहार में केवल 4% ही वैसे लोग हैं जिनकी महीने की आमदनी 50,000 रुपए से ऊपर है, और 95% बिहार में वैसे लोग हैं जिनके पास ना ही कोई 2 व्हीलर है ना ही कोई। आप जहां बैठे हैं दिल्ली में, वहां पे हर घर में कार होता है, और बाइक का तो आप बात हटा दीजिए। कहने का मतलब 20 साल अगर आप सरकार में रहते हैं और तब भी आपका ये आंकड़ा रहता है कि आपका प्रति व्यक्ति आय मात्र 6,000 रुपए महीना है, इस तरीके से आप राज चलाएंगे। यहाँ की उच्च शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लोग ये नहीं दिला पाया। मैं क्या आपको बता रहा हूँ, एक जमाना था जब पटना साइंस कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोलते थे, इतना फेमस था 1970-75 के टाइम। सही बात। आज 145 सीट खाली है पटना साइंस कॉलेज में, और जो पटना यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारी कॉलेज आती है उसमें 1142 सीट खाली है। अरे जब आपका एजुकेशन ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, और मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बात बता देता हूँ। आप जानते हैं, आप तो एंकर हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज होता है किसी भी देश के डेवलप करने के लिए, किसी भी राज्य के डेवलप करने के लिए। आज चाइना वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डेवलप कंट्री, उसमें सबसे बड़ा हाथ उसका एफडीआई था। हमारे बिहार में, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, मैं इसको बता रहा हूँ, हमारे बिहार में पिछले 5 साल में मात्र 1,020 करोड़ आया है, पिछले 5 साल में, जबकि बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ का है, लेकिन एफडीआई हमारे पास मात्र 1 है। इसका क्या मतलब है, जो भी विदेश की कंपनी है, जो भी बाहर की कंपनी है, वो जानती है कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास यहाँ पे देने को नहीं है। तभी, अरे जब तक आप, अगर वो नहीं जानेगा कि यहाँ पे हम पैसा लगाएंगे, पैसा मानेगा, वो क्यों यहाँ पे पैसा लगाएगा। ठीक है, इतना सरल था। और मैं आखिरी बात कहना बस चाह रहा हूँ, मैं रहता हूँ हाजीपुर शहर में, आज भी एक बारिश होने पे उस शहर का पूरा रोड खराब हो जाता है, बिजली वहां पे 5 से 6 घंटे रहती है। आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है? और अगर आपने सही में कुछ काम किया होता, मैं एक बात कह के बात खत्म करना चाहता हूं, तो आज भी बिहार के लोगों को 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने के लिए चंडीगढ़, पुणे के गलियों में भटकना नहीं, बाहर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, और बाहर जाने के मुद्दे पर ही सोनाली जी, अब आपसे एक चीज समझनी बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया, आरजेडी ने जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे पर आपकी पार्टी ने भी काफी काम किया है, पलायन को लेकर, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले जेडीयू भी अपना पक्ष यहां पर रख रहे थे कि भाई पलायन को उस तरह से पेश किया जाता है, पलायन उस तरह से नहीं हो, ये तो प्रवास कहा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जनता के मन में कहीं ना कहीं सरकार को लेकर नाराजगी भी है, लेकिन विकास को लेकर थोड़ा कहीं किसी इलाके में संतुष्ट भी है, आपको लगता है कि जनता के बीच में, क्योंकि आपके कार्यकर्ता लगातार हैं, आपके संगठन ने काफी इसमें मेहनत की है, इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी इस चुनाव को कैसे देखती है और जीत को अपने कितना करीब पाती है? देखिए, अभी मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही, उसको हम ठीक करा देते हैं, आप अपनी बात रखिए तब तक। जी जी, ये अगर आप विकास की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप के सामने जो पक्ष रखा जाता है वो पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से रखा जाता है, लेकिन सेम क्वेश्चन जब आप जनता से जाके पूछेंगे तो आपको एक अलग पिक्चर देखने को मिलेगा। आपके ही सर्वे में अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि फ्री बीस का कितना असर पड़ने वाला है, तो आपका 1/3 का ही आंसर था कि हाँ, इससे फर्क पड़ने वाला है। तो एक तरीके से जो सरकार जिस अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, वहां उनका कोई खास असर ग्राउंड पे नहीं है, ये आपका सर्वे, ये आपका सर्वे बताता है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी डेफिनेशन पेश किया जा रहा है डेवलपमेंट का या फिर प्रवास का, या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पेश किया जा रहा है।
अगर आप बीजेपी वालों से पूछेंगे तो ये कहेंगे परिवारवाद अलग है और वंशवाद अलग है, ये दोनों को इकट्ठा एक नहीं मानते। तो ये अपने कन्वीनियंस के साथ डेफिनेशन फ्रेम करते हैं और उसके हिसाब से अपनी बातों को रखते हैं। मेन अगर आप 20 साल का असेसमेंट करते हैं आए यहाँ पे बिहार में डेवलपमेंट का, तो आप मेनली यही पाएंगे कि मेजोरिटी ऑफ जो काम हुई है बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुई है। लेकिन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके 3 घटक होते हैं, लिटरेसी होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है और हेल्थ होता है। ठीक है। और आप इस तीनों पे देखें तो बिहार में डेटा बहुत ही खराब है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट बार बार कोट किया जाता है उसकी बात भी आप डेफिनेटली वो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात ये कि आपने रोड्स बना दिए, बट वो रोड्स टिकते कितने दिन है इसका जवाब दीजिए। आप पुल बनाते हैं, वो पुल टिकते कितने दिन है इसका जवाब दीजिए। और आप यहाँ पे सोर्स को डेवलप करने की बात नहीं करते, आप बात करते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बनाएंगे, लेकिन आप वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की बात नहीं करते, क्योंकि आपके विजन में ही दूर तक नहीं आता है ये चीजें। क्योंकि आप वास्तविकता से जो ग्राउंड रियलिटी है वो उठ के आप आती है और आप उसका असेसमेंट ही नहीं करना चाहते। क्योंकि जो एक सिस्टम बिहार में रेड टेपिज्म का बना हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में जो आप उसको बढ़ावा देते हैं, अगर आप ऐसी ऐसी योजनाएं बिहार में नहीं लाएंगे तो आप इसको कैसे बढ़ावा देंगे? आपने जो अपने लिए स्ट्रक्चर खड़ा किया आप उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जो जमीनी मुद्दे तो हैं, इस पे सरकार के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, बट साथ में जो सरकार को और बैकफुट पे खड़ा करती है वो ये है कि जब आपके भ्रष्ट नेताओं का नाम खुले तौर पे बड़े मंच पे लिया जाता है, फिर भी आप बहुत स्किपिस्ट रवैया अपना के उसको स्किप करके निकल जाते हैं। बीजेपी या एनडीए सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उस बात का खंडन कर सके, उस बात का क्रिटिसिज्म कर सके, वो चुपचाप वहां से मुंह बंद करके निकल जाती है। वो ये भी नहीं कहती है कि हम इस पे देखेंगे, इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो सत्य होगा उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी चोरी इनकी यहाँ पकड़ी जाती है। और ये कितनी भ्रष्ट सरकार है, तो अब देखने वाली बात होगी कि आप इसको वोट बैंक के रूप में कितना आप कैश कर पाते। मेरे साथ स्टूडियो में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विपिन धूलिया जी इस वक्त मौजूद है। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका TNP न्यूज में। आपने सभी पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया। जिस तरह से अभी शुरुआत में ही आरजू जी ने यह साफ तौर पर कहा कि भाई हमने सरकार की उन तमाम नाकामियों के बारे में जनता से सीधा संवाद किया है। अधिकार यात्रा के दौरान जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन जेडीयू का, बीजेपी का पक्ष इसमें है कि भाई विकास हमने इतना कर दिया है, बिहार की हमने तस्वीर बदल दी है। आप अधिकार यात्रा को और विकास यात्रा को आमने सामने जब खड़ा पाते तो आपको क्या लगता है चुनाव किसके पक्ष में जा सकता है? देखिए, इसमें बहुत साफ सी बात है कि यात्राएं के साथ अगर मुद्दे नहीं जुड़े हुए हैं, अगर खाली यात्रा हो रही है तो उससे बहुत जनता को फर्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर है कि कोई भी सरकार होती है, जो 15 साल की सरकार है, अगर नीतीश कुमार 20 साल से शासन कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए वो RJD के साथ भी गए थे, तो एंटी इनकम्बेंसी एक ज़रूर बिहार में होगी, वो किसी भी पार्टी की होती है। वो नीतीश कुमार उसको किस तरह काउंटर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए उन्होंने तमाम इस कदम उठाए हैं। उन्होंने महिलाओं को पेंशन देना शुरू कर दिया है, मतलब पेंशन देंगे वो उससे पहले, इलेक्शंस के पहले ही। इसके अलावा रूलिंग पार्टी के पास देने के लिए कुछ होता है और अपोजिशन के पास वायदे होते हैं खाली। ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। भले RJD कहे कि हम 1000 के बजाय 2000 देंगे, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है 1000-2000, क्योंकि जो हाथ में मिल रहा है वो मैटर करता है। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत कांटे की टक्कर है बिहार के अंदर, और इसमें जो है प्रशांत किशोर का आना, ये जबकि अमूमन लोग कहीं एक तबका ऐसा है जो कहता है कि बीजेपी को नुकसान कर सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है उस पर कहीं वो सेंध मारेंगे। और दूसरी बात कि वो एक अपर कास्ट पार्टी है, उसमें ज़्यादातर जो है थोड़ा पढ़े लिखे लोग, थोड़ा अपर मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, वो बहुत ग्रास रूट पार्टी नहीं है। और वो जो ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी को उस रूप में। लेकिन यहाँ ये भी है कि क्या ये जो जागरूक जो एक नया तबका आया है, जो यंग जनरेशन जो आई है, क्या ये प्रशांत किशोर के साथ जुड़ सकती है? अगर ये जुड़ती है तो उसका एंटी इनकम्बेंसी वोट अगर प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसका फ़ायदा NDA को सीधा सीधा मिल जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार बहुत कांटे की लड़ाई है, और इस रूलिंग पार्टी जिस तरह के घोषणाएं कर रही है उससे साफ जाहिर है कि वो कहीं हड़बड़ाहट है उनमें। सबसे बड़ी बात कि उनके जो सहयोगी दल हैं अब वो बार्गेन करने लगे हैं, वो ज़्यादा सीटें डिमांड करने लगे हैं। आपका
चिराग पासवान है, वो ज़्यादा सीटें, उनकी डिमांड ज़्यादा सीटों की है। मांझी है, कुशवाहा है, तमाम जो इनके घटक दल हैं, अब ये थोड़ा प्रेशर, बार्गेनिंग इनकी बढ़ गई है, क्योंकि ये साफ लग रहा है कि बिहार में टक्कर बहुत कांटे की है। और वहीं जो है ओवैसी भी एक फैक्टर वहाँ रहा है, यहाँ पे प्रवेश रहा है, 2-4% का मायने वो रखता है। लेकिन पहली बार ऐसा है बिहार के अंदर, ऐसा लगता है कि जो फ्लोटिंग वोट है वो हो सकता है कि 20% तक भी हो। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन आप बता रहे हैं। बहुत बड़ा मार्जिन, ये जो फ्लोटिंग वोट है ये इतना बड़ा, इतना ज़्यादा है इस वक्त कि ये जो है किसी भी पार्टी को, हो सकता है कि कोई पार्टी स्वीप कर जाए अगर ये फ्लोटिंग वोट एक तरफ शिफ्ट होता है तो। बिल्कुल। तो फ्लोटिंग वोट का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार ये है कि बहुत सी बड़ी, और इसीलिए जो है दोनों घटक, दोनों जो गठबंधन है उनका पसोपेश ये है कि जो फ्लोटिंग वोट है वो एंटी इनकम्बेंसी वोट हो, या वो अपनी तरफ ट्रांसफर करता है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का वोट हो, वो कहाँ वोट जाता है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, तमाम बड़े बड़े सारे मुद्दे इस समय बिहार के इलेक्शन में लगे हुए हैं। पार्टियां ने पूरे संसाधन झोंक दिए हैं। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण होगा कि फ्लोटिंग वोट इस वक्त, ये जो बहुत ही बड़े पैमाने पर इस समय नजर आता है, ये किस तरफ इसका झुकाव होता है। बिल्कुल। अब मेरे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए, सभी पार्टियों का पक्ष आपने सुना, बीजेपी ने बार बार लालू जी का नाम लिया। मैं ये यहाँ पर जानना चाहता हूँ, क्योंकि आरजू जी ने भी यहाँ पर अधिकार यात्रा की बात भी की, इन्होंने ये भी कहा कि जो विकास होना चाहिए था बिहार में वो विकास नहीं हुआ, तमाम मुद्दों को जनता के बीच में हमने पेश किया है। और बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा समझ में आया कि आज भी लालू जी का नाम लेकर जनता के बीच में एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जाएगी तो शायद वोट मिल जाए। आपको लगता है कि इन चीज़ों से काम बनेगा, या जिसने संगठन ने, जिस कार्यकर्ता ने या जिस पार्टी ने बेहतर काम किया होगा उसकी तरफ इस बार चुनाव जा सकता है? आलोक जी, मैं सबसे पहले तो आपने जो हमारे लड़के इस बिहार की 243 विधानसभाओं में सर्वे किए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही टीएनपी न्यूज के भी जो रिपोर्टर और जो टीम है उसको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनने भी 243 विधानसभाओं में जाकर के ये समझने का प्रयास किया कि भाई आखिर जनता के मिजाज में क्या है। और शायद मैं समझता हूँ कि बिहार के इतिहास में पहला ऐसा न्यूज चैनल था जो कि ग्राउंड जीरो पर 243 विधानसभाओं में गया और ये जनता के एक एक विधानसभा की 4-4, 5-5 प्लेस पे गया और जनता के मन की बात समझने का प्रयास किया। देखिए, सर्वे तो आते रहते हैं और हम लोग भी करते रहते हैं, लेकिन जो बिहार का चुनाव है इस बार का, वो बहुत कुछ तय करने वाला है। जब हम लोगों ने जनता के बीच में गए तो महिला वोटरों को जो स्कीम चलाई नीतीश सरकार ने, जीविका दीदी लोगों को जो भी 10,000 रुपए का फंडिंग किया, उससे पहले मानदेय भी बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं वो एनडीए को फायदा होता दिखा। लेकिन उससे परे एक मैं बात बताऊं, जो फरवरी की बात जब हम लोगों ने जनता के बीच में किया तो सर्वे में बड़ा चौंकाने वाला बात आया कि सिर्फ 35.5% लोगों का यह मानना था कि हाँ इसका चुनाव पे असर पड़ेगा, जबकि 36.2% लोगों का मानना था कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं 28.3% लोगों का मानना था कि भाई हमारे को इसका कोई पता नहीं है। और राहुल तेजस्वी की जो यात्रा थी, उस यात्रा को देखा जाए तो उसको 46.7% लोगों ने माना कि हाँ इससे महागठबंधन को फायदा होगा। और इस टेम्परमेंट को कितना महागठबंधन पोलिंग के दिन तक मेंटेन रख पाती है, ये उस पर डिपेंड करेगा। ये सर्वे अभी हम लोगों ने बहुत अर्लीस्ट चुनाव के मतलब घोषणा होने के तुरंत बाद दे रहे हैं, लेकिन अभी कैंडिडेट्स तय होना है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी आए सब भविष्य में जब कैंडिडेट्स और उनके वो होंगे। जहां तक चुनाव में मुद्दों का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि एनडीए को 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा इस चुनाव में, और उसको अपने विकास के नाम पर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक युवा वर्ग है और एक 2005 के बाद का पैदा हुआ लोग है जो कि 20 साल हो गए, तो वो नया वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है। उसके दिमाग में जंगल राज की बात करे और आज भी भयावह करके उससे काम नहीं चलने वाला है। जो सरकार सत्ता में है उसको अपने 20 साल के कार्यों को जनता को बताना चाहिए, और जो विपक्ष में है वो अपना ब्लूप्रिंट दिखाए जनता को कि हाँ वो सत्ता में क्यों आएगी तो क्या कर देगी। देखिए, जहां तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, प्रशांत किशोर जी एक सुलझे हुए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, और प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से कारपोरेट तरीके से अपने संगठन को बनाया है और मैदान में है, तो वो कुछ न कुछ मुझे ऐसा लगता है कि एक नया बिहार को इम्पैक्ट करेंगे। और जो वोटर एनडीए के भी नहीं थे, महागठबंधन के नहीं थे,
22 से 28% वोटर ऐसे थे जो इन लोगों से अलग थे। उन वोटरों को तो कंसोलिडेटेड करने में कामयाब हो जाए और कुछ वोटर इधर से ट्रांसफर करके यहाँ ये जरूर है कि वो सत्ता में नहीं आए लेकिन कुछ सीटों पर आएंगे और कुछ लोगों का खेल बिगाड़ भी देंगे। जी आलो। ठीक है।